नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में। देखिए, मियोसिस टर्म देने वाला वैज्ञानिक का यदि आपसे पूछा जाए तो मियोसिस टर्म देने वाले या मियोसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है फॉर्मर तथा मुरे। इन दोनों ने ये शब्द दिया था। अब देखिए, मियोसिस में एक मात्र कोशिका के द्वारा यानी जो एक जनक सेल होती है उसके द्वारा 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें उन की जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। फिर देखो, मियोसिस 2 भागों में पूर्ण होता है, यानी जो मियोसिस होता है वो 2 भागों में पूर्ण होता है। नंबर 1 मियोसिस फेस्ट, जो कि एक न्यूनकारी विभाजन है, जिसमें गुणसूत्र यदि 2n है तो वह n यानी अगुणित गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जबकि मियोसिस सेकंड एक समरूपी विभाजन है, यानी 23 गुणसूत्र, यदि मान लो कोशिका के अंदर n गुणसूत्र है तो n गुणसूत्रों का ही n गुणसूत्रों वाली कोशिका का मियोसिस सेकंड के अंदर निर्माण होता है। फिर देखिए, मियोसिस ये जनन कोशिकाओं के अंदर होता है, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है वह जनन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। जंतुओं में जो प्राथमिक इस पर मेटोसाइट है उनमें मियोसिस से शुक्राणु का निर्माण होता है तथा प्राथमिक oocyte में मियोसिस से अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। यानी जो जनन कोशिकाएं हैं जंतुओं के अंदर, इस पर मेटोसाइट में मियोसिस के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है तथा प्राथमिक oocyte में मियोसिस से अगुणित यानी n अंडाणु का निर्माण होता है। फिर देखिए, उच्च पादपों में लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु का जनन की प्रक्रिया भी अर्धसूत्री विभाजन यानी जो गुरु बीजाणु व लघु बीजाणु का जो जनन की प्रक्रिया है उसके अंदर भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है। अपन बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मान लो मानव के अंदर, अपन मानव की बात करें तो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र हैं। मियोसिस फेस्ट के अंदर आप देखोगे कि 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस फेस्ट यह न्यूनकारी विभाजन है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कैसे कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर द्वितीय भाग जो कि मियोसिस सेकंड जिसे कहते हैं अपन, मियोसिस सेकंड, इसके अंदर आप देखोगे कि इसके द्वारा 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन यह सम विभाजन है। जिस प्रकार समसूत्री विभाजन होता है उसी प्रकार यह भी एक विभाजन है जिसके द्वारा सम विभाजन होता है। 23 गुणसूत्रों वाली कोशिका का से 2 कोशिका यानी 2 कोशिका निर्माण होता है जिसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो 46 गुणसूत्र हैं, अर्धसूत्री विभाजन से एक मात्र कोशिका या एक जनन सेल से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर अपन अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखना। यानी अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री विभाजन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। गुणसूत्रों की जो संख्या है वह समान बनी रहेगी, समान बनी रहती है। किसके कारण? अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणसूत्रों की संख्या है वह समान बनी रहती है। ये क्या है, जो अर्धसूत्री विभाजन है उसका महत्व है। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में होता है। नंबर 1 कौन सा, मियोसिस फेस्ट। अपन यदि मियोसिस फेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 4 प्रावस्थाएं होती हैं। नंबर 1 प्रोफेज फेस्ट, नंबर 2 मेटाफेज फेस्ट, फिर एनाफेज। एनाफेज फेस्ट, उसके बाद टीलोफेज फेस्ट। ये 4 अवस्थाएं होगी किसके अंदर, मियोसिस फेस्ट के अंदर। फिर देखो, प्रोफेज फेस्ट के अंदर उनकी 4 उप प्रवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 लेप्टोटिन,
लेप्टोटीन। नंबर 2 जाइगोटीन। नंबर 3 पेकाइटिन। नंबर 4 डिप्लोटिन। और नंबर 5 डाइकाइनेसिस। यानी जो प्रोफेज फेस्ट है वह 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर संपन्न होता है। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और काइनेसिस, डाइकाइनेसिस। इन 5 प्रावस्थाओं में जो प्रोफेज फेस्ट प्रावस्था है वह संपन्न होगी। उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज, उसके बाद जो मियोसिस सेकंड है वो प्रारंभ होगा। अपन अब प्रोफेज फेस्ट के अंदर लेप्टोटीन अवस्था की बात करते हैं। लेप्टोटीन उप प्रावस्था की बात करते हैं। नंबर 1 एनाफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज प्रावस्था। इसके अंदर नंबर 1 लेप्टोटीन। अब देखिए लेप्टोटीन इस प्रावस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह धागे के नुमा होते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्र धागे के समान होते हैं और इन गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है या आकर्षण बल बहुत ही कम उपस्थित होता है। आकर्षण नहीं पाया जाता है। और देखिए इस अवस्था के अंदर आधे जो गुणसूत्र होंगे वो तो होंगे मात्रक, आधे गुणसूत्र मात्रक व आधे गुणसूत्र पैतृक होते हैं। आधे गुणसूत्र पैतृक होते हैं। यानी लेप्टोटीन अवस्था के अंदर आप देखोगे कि मान लो ये कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है, गुणसूत्र उपस्थित हैं। और जो गुणसूत्र हैं वो आधे तो क्या होंगे पैतृक तथा आधे क्या होंगे मात्रक। ये हो गई केंद्रिका और ये आधे तो क्या है पैतृक गुणसूत्र है तथा आधे क्या है मात्रक गुणसूत्र है। तथा इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र है वह एकल संयोजी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र एकल संयोजी होते हैं। और देखिए इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र हैं वह एक सिरे की तरफ मुड़े होते हैं जिसे अपन गुलदस्ता अवस्था या बुके स्टेज कहते हैं। जो गुणसूत्र हैं एक सिरे की तरफ मुड़े होते हैं जिसे गुलदस्ता अवस्था या बुके स्टेज या अपन क्या बोल सकते हैं गुलदस्ता। यानी इस प्रावस्था के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो एक बुके के रूप में, ये बुके के समान या गुलदस्ते के समान सारे एक तरफ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये होगी आपकी लेप्टोटीन अवस्था। इस प्रावस्था में जो गुणसूत्र है वो धागे के समान होते हैं और इन गुणसूत्रों पर क्रोमोमियर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों पर जो क्रोमोमियर है क्रोमोमियर दिखाई देते हैं। मान लो ये एक गुणसूत्र है, इनके ऊपर जो क्रोमोमियर है वो दिखाई देते हैं। और देखिए इस प्रावस्था में आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। आधे गुणसूत्र तो क्या है मात्रक तथा आधे गुणसूत्र पैतृक होते हैं। गुणसूत्र एकल संयोजी होते हैं। यानी जो लेप्टोटीन अवस्था है उसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो एकल संयोजी होंगे तथा गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब देखिए आधे गुणसूत्र तो क्या है मात्रक तथा आधे गुणसूत्र पैतृक होते हैं। इस प्रकार का जो आधे गुणसूत्र पैतृक तथा आधे गुणसूत्र मात्रक होते हैं जिन्हें अपन
समजात गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये तो हो गई लेप्टोटीन अवस्था। फिर अपन बात करते हैं सेकंड उपप्रावस्था की। लेप्टोटीन अवस्था के बाद सेकंड उपप्रावस्था की, जो कि है आपके जाइगोटीन। जाइगोटीन उपप्रावस्था। अब देखिए इस उपप्रावस्था के अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र मोटे व छोटे हो जाते हैं। यानी आप देखोगे कि जो गुणसूत्र है वह मोटे व छोटे हो जाते हैं, तथा ये इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र है वो स्पष्ट होने लगते हैं। और इस प्रावस्था के अंदर जो गुणसूत्र हैं वह द्विसंयोजी हो जाते हैं। गुणसूत्र द्विसंयोजी हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस प्रावस्था के अंदर जो समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़क के रूप में जोड़े बनाते हैं। यानी जो समजात गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाता है, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। यानी इस प्रावस्था के अंदर आप देखोगे कि जो गुणसूत्र है वह जोड़े बनाता है। समजात गुणसूत्र एक जोड़े के रूप में अवस्थित हो जाता है, जिसके कारण ये गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? द्विसंयोजी हो जाएंगे। और इन समजात गुणसूत्रों के मध्य यानी जो ये समजात गुणसूत्र है इनके मध्य एक अवकाश पाया जाता है। यानी समजात गुणसूत्रों के मध्य अवकाश पाया जाता है। यानी जो समजात गुणसूत्रों ने जो जोड़ा बनाया है उनके मध्य कुछ अवकाश पाया जाएगा। इस अवकाश में यानी जो अवकाश पाया जाता है उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य एक अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी एससी पाया जाता है। अब देखिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो कहाँ हुआ है? जाइगोटीन अवस्था में। यानी जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण तो कहाँ हुआ है? जाइगोटीन अवस्था में। लेकिन ये पेकाइटिन अवस्था में बना रहता है। लेकिन जो आपका है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये इसका निर्माण तो कहाँ हो रहा है? जाइगोटीन में। तथा पेकाइटिन में बना रहता है। तथा डिप्लोटीन अवस्था के अंदर यह लुप्त हो जाता है या इसका विघटन हो जाता है। कौन सी अवस्था में? डिप्लोटीन अवस्था में
लुप्त हो जाता है। अब देखिए जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसका कार्य क्या है। यदि अपन बात करें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के कार्य की, तो देखिए यह गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन में सहायक होता है। जो गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन होता है उनके अंदर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सहायक होता है। गुणसूत्रों के पुनर्संयोजन में सहायक होता है, सहायक होता है। ये क्रियाएं मुख्यतः कौन सी उप प्रावस्था के अंदर होती हैं? जाइगोटिन प्रावस्था के अंदर होती हैं। गुणसूत्र मोटे व छोटे हो जाते हैं। इस प्रावस्था के अंदर आप देखोगे कि कुछ गुणसूत्र तो छोटे जबकि कुछ गुणसूत्र क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र द्विसंयोजी हो जाते हैं। अब देखोगे कि इसके अंदर क्या है? बाइवेलेंट है, यानी जो गुणसूत्र की अवस्था होगी वह द्विसंयोजी हो जाती है। और इसके अंदर समजात गुणसूत्र जोड़े बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। समजात गुणसूत्र के मध्य अवकाश पाया जाता है, इसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यानी इस अवकाश में कौन सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अपन बात करें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, तो इसका निर्माण तो जाइगोटिन अवस्था में होता है, लेकिन ये पैकाइटिन अवस्था में बना रहता है। लेकिन इसका जो विघटन है वो डिप्लोटिन अवस्था में होता है। फिर अपन बात करें पैकाइटिन अवस्था की, तो पैकाइटिन अवस्था के अंदर अपन देखेंगे कि आकर्षण बल अत्यधिक, जो गुणसूत्र है उनके मध्य आकर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए फिर अपन बात करते हैं पैकाइटिन अवस्था की। पैकाइटिन उपप्रावस्था की, ये जो अवस्था है वह बहुत ही जटिल अवस्था है। यह अवस्था एक जटिल प्रावस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र, जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाता है। फिर देखिए पैकाइटिन अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो टेट्रावेलेंट यानी चतुसंयोजी हो जाते हैं। गुणसूत्र चतुसंयोजी यानी टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट हो जाते हैं। अपन ने देखा कि लेप्टोटिन अवस्था में तो गुणसूत्र क्या थे? एकल संयोजी थे, जबकि जाइगोटिन अवस्था के अंदर द्विसंयोजी और पैकाइटिन अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र है वो टेट्रावेलेंट यानी चतुसंयोजी हो जाते हैं। एक कोशिका है जिसके अंदर क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर अपन देखेंगे कि जो गुणसूत्र है वह चतुसंयोजी हो जाता है। ये कैसी अवस्था है? एक चतुसंयोजी या टेट्रावेलेंट। चतुसंयोजी अवस्था है। अब देखिए इस प्रावस्था के अंदर गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे पर लिपट जाते हैं तथा अत्यधिक तनाव के कारण ये गुणसूत्र कुछ स्थानों पर टूट जाते हैं,
जिसे अपन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। गुणसूत्रों में आकर्षण बल यानी जो गुणसूत्र है उनके मध्य आकर्षण अत्यधिक होने के कारण, आकर्षण अत्यधिक होने के कारण गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर या अपन इसे क्या बोलते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। और देखिए ये जीन विनिमय दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। अब देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, मान लो ये दो समजात गुणसूत्र हैं, दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये दो समजात गुणसूत्र हैं, एक को मैं शैडो से प्रदर्शित कर देता हूं। अब देखिए ये दोनों तो भुजाएं क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों भुजाएं भी क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि ये दोनों भुजाएं क्या है, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। यानी दो समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके मध्य जीन विनिमय होता है। दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, जीन विनिमय। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। ये तो हो गया पैकाइटिन प्रावस्था। अब देखिए जो जीन विनिमय होता है ये पैकाइटिन अवस्था में होता है, लेकिन ये दिखाई कहाँ देगा, नेक्स्ट अवस्था में या डिप्लोटिन अवस्था के अंदर ये जीन विनिमय आपको दिखाई देगा। अब देखो जीन विनिमय जिस स्थान पर होता है उसे अपन काइज मेटा बिंदु कहते हैं। जीन विनिमय के स्थान को काइज मेटा बिंदु कहते हैं। यानी जो जीन विनिमय का स्थान है उस स्थान पर अपन देखते हैं कि दो क्रोमेटिड है वो जुड़ जाते हैं, उसे अपन उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, काइज मेटा कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रावस्था की, जिसके अंदर आपको ये जीन विनिमय दिखेगा, लेकिन ये जीन विनिमय होता किस अवस्था में है, पैकाइटिन अवस्था में, जबकि
जीन विनिमय दिखाई कहाँ देगा? डिप्लोटिन अवस्था में, तथा काइज मेटा बिंदु भी डिप्लोटिन अवस्था में दिखाई देगा। अब अपन बात करते हैं डिप्लोटिन अवस्था की। डिप्लोटिन उपरावस्था। अब देखिए, डिप्लोटिन उस उपरावस्था के अंदर आकर्षण बल कम हो जाता है। यानी इस अवस्था में आप देखोगे कि आकर्षण बल कम होने के कारण जो अधिकतम कुंडलन था वो अब इनके मध्य जो कुंडलन था वो अब इसके अंदर कम होने लगेगा, और जो काइज मेटा बिंदु है और क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ दिखाई देने लगेगा। और आप देखते हो कि डिप्लोटिन अवस्था के अंदर जो एससी कॉम्प्लेक्स बना था वो इसके अंदर विघटन के द्वारा लुप्त हो जाएगा। एससी कॉम्प्लेक्स लुप्त हो जाता है। इस प्रावस्था में काइज मेटा बिंदु दिखाई देता है। अब देखिए, ये एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अपन बात करते हैं दो समजात गुणसूत्रों की। अब देखिए, ये जो एक्स आकृति का जिस पर अब भी गुणसूत्र जुड़े हुए हैं उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? काइज मेटा बिंदु बोलते हैं। काइज मेटा बिंदु यानी जिन स्थान पर जीन विनिमय होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं अपन? काइज मेटा बिंदु बोलते हैं। इसमें यानी इस प्रावस्था के अंदर उपांति भवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उपांति भवन का मतलब है काइज मेटा बिंदु का सिरे की तरफ खिसकना। यानी जो उपांति भवन का मतलब है काइज मेटा बिंदु का सिरे की तरफ खिसकना। खिसकना या सरकना प्रारंभ हो जाता है। कौन सा बिंदु? काइज मेटा बिंदु। ये मुख्य बातें थी डिप्लोटिन उपरावस्था की, जिसके मध्य इस अवस्था के मध्य आप देखोगे कि जो गुणसूत्र है उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। एससी यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लुप्त हो जाता है। इस प्रावस्था में काइज मेटा बिंदु आपको दिखाई देगा और उपांति भवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उपांति भवन का मतलब होता है काइज मेटा बिंदु का सिरे की तरफ खिसकना। फिर अपन बात करते हैं डाइकाइनेसिस की। ये पांचवी उपप्रावस्था है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो उपांति भवन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है।
या उपांति भवन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इस अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका लुप्त हो जाती है। एक तो केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। इस प्रावस्था के अंदर आप देखते हो कि जो केंद्रक झिल्ली है वो लुप्त हो जाती है तथा केंद्रिका भी क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। दो समजात गुणसूत्र, इसके अंदर आप देखोगे कि दो समजात गुणसूत्र है और इनके मध्य क्या हो रखा है, क्रॉसिंग ओवर हो रखा है। क्रॉसिंग ओवर किन के मध्य होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। यानी ये आधा हिस्सा इधर की तरफ जुड़ जाएगा और इसका आधा हिस्सा इधर की तरफ जुड़ जाएगा। यहाँ भी आप देखोगे कि ये हिस्सा इधर तरफ और आधा हिस्सा इधर की तरफ जुड़ जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। इस प्रावस्था के अंत में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं। ये हो गई आपकी डाइकाइनेसिस प्रावस्था, उप प्रावस्था, जिसके अंदर उपांति भवन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। गुणसूत्र एक दूसरे से अलग या पृथक हो जाते हैं और इस प्रावस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं मेटाफेज फेस्ट की। ये तो थी एनाफेज प्रावस्था, उसके बाद आप देखते हैं मेटाफेज प्रावस्था। मेटाफेज फर्स्ट, इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा प्लेट पर या मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे, मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं और इनकी भुजाएं केंद्र की तरफ, जबकि इनका जो गुणसूत्र बिंदु है वो सिरे की तरफ विन्यासित होता है। ये गुणसूत्र बिंदु है, ये किसकी तरफ है, सिरे की तरफ, जबकि भुजाएं किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ विन्यासित होती हैं। गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की तरफ तथा गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर विन्यासित होता है।
यानी इस प्रावस्था के अंदर आप देखोगे कि गुणसूत्र कहाँ हो गए, मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो चुके हैं तथा गुणसूत्र बिंदु या गुणसूत्र भुजाएं केंद्र की तरफ, जबकि गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर विन्यासित होते हैं। तरकु तंतु का निर्माण हो जाता है। तरकु तंतु का निर्माण हो जाता है। यानी इस प्रावस्था के अंदर आप देखोगे कि विपरीत ध्रुवों पर तरकु तंतु का निर्माण क्या होता है, हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज के बाद अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर आप देखोगे कि जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुव की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का एक विशेष बात, समसूत्री विभाजन में तो अपन देख रहे थे कि जो गुणसूत्र बिंदु है उसका क्या होता, विभाजन हो जाता था, लेकिन इस प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है। विपरीत ध्रुवों पर द्वितीयक यानी बाईवेलेंट क्या करते हैं, गति करते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है तथा विपरीत ध्रुवों पर क्या करेंगे, द्वितीयक गति करते हैं। फिर देखिए एनाफेज अवस्था के बाद फिर चौथी अवस्था होती है टीलोफेज। इस प्रावस्था में आप देखोगे कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। यानी इस प्रावस्था के अंदर आप देखोगे कि टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज अवस्था की अपन बात करते हैं। टीलोफेज अवस्था के अंदर आप देखोगे कि केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है तथा केंद्र का विभाजन हो जाता है। इस अवस्था में केंद्रक का विभाजन हो जाता है, जिसके अंदर ये गुणसूत्र उपस्थित है तथा केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। और दो केंद्रकों के अंदर विभाजित, यानी दो केंद्रकों का विभाजन हो जाता है। इसके बाद दूसरा भाग है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के अंदर आप देखोगे कि ये एक जो समसूत्री विभाजन के समान वो भी विभाजन होगा, और उसके बाद एक जो मात्रक कोशिका है या पेरेंट सेल है, उसके द्वारा 4
पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसके अंदर अपन ने देखा कि दो केंद्रों का क्या हो चुका है, विभाजन हो चुका है। मियोसिस फेस्ट यानी 46 गुणसूत्रों को में जो मियोसिस फेस्ट हुई है उसके द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र हैं। और इसके बाद मियोसिस सेकंड होगी, जिसके अंदर आप देखोगे कि सम विभाजन यानी 23 गुणसूत्र इनमें भी होगा और 23 गुणसूत्र उनकी जो पुत्री कोशिकाएं होगी उनके अंदर भी 23 गुणसूत्र होंगे। यानी यह मियोसिस सेकंड एक सम विभाजन है। इस प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के मध्य अंतर, और उसके बाद अपन देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सो